वेलकम एट द रेट एसएलसी एकेडमी। एसएलसी एकेडमी आज आपके लिए साइंस क्लास 10th क्लास का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण लेकर के आए हैं। आप इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण होंगे उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होता रहे और अपडेट्स मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है क्या? तो जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक विधि द्वारा उल्टा किया जा सकता है, यानी वे उत्क्रमणीय होते हैं। कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय भी होती हैं, यानी उन्हें बदला नहीं जा सकती है। उत्क्रमणित को बदला जा सकता है, अनुत्क्रमणीय को बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पे हम आपको रासायनिक परिवर्तन के कुछ लक्षण बता रहे हैं, जिनमें से रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में बदलाव। किसी गैस का बनना या तापमान में बदलाव। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अभिलक्षण हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे प्रतीक के रूप में हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, और जिसमें बाईं ओर क्रिया करने वाले अभिकारक होते हैं तथा दाईं ओर उसके उत्पाद होते हैं जो उससे प्राप्त होते हैं। तो दो बार जब अभिकारक एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 2Mg + O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला है संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है? जब LHS और RHS में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए किसी भी समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया। एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार है, जैसे श्वसन, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, जल जाना, प्रकाश संश्लेषण, सिरका बनाना, शराब बनाना, फोटो खींचना, बैक्टीरिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, कच्चे तेल क्रूड ऑयल से प्लास्टिक का निर्माण करना। ये सभी अभिक्रियाएं जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम आपके सामने अभी दिए हैं, आप नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया,
तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचयन अभिक्रिया, छठा है अपचयन अभिक्रिया, सातवां है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, आठवां है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और नौवां है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम एक एक करके ब्रीफ से पढ़ेंगे और हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या घटना घटती है और कैसे अभिक्रिया रिएक्ट करती है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पहला संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ए और बी दो अभिकारक हैं और उनको मिला करके एकल उत्पाद ए बी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में दीवारों पर चूने से सफेदी करना। चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। हम इसका एग्जाम्पल आपको ब्रीफ में दिखा रहे हैं समीकरण के साथ। ये देखिएगा समीकरण के साथ हमारा जो है एग्जाम्पल, चूना प्लस जल डैश बूझा चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO प्लस H2O टेंस टू CaOH का होल 2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टेंस टू कैल्शियम प्लस जल कार्बोनेट, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कोयले का जलना भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हर एक इक्वेशन को सही से समझें और ध्यान दें। अगला हमारा सेकंड जो है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर यानी कि खंडित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होती है, दूसरा विद्युत वियोजन जिसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन जिसमें ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ हम लोग वियोजन के भी तीन पार्ट देखे, इनके बारे में भी हम लोग आगे ब्रीफ से जानेंगे वियोजन अभिक्रिया और उसके पार्ट्स के बारे में। थर्ड नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब स्थापित करना। वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 टेंस टू FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जिससे यह कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। आगे हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB प्लस CD टेंस टू AD प्लस CD, A C के साथ रिप्लेस हो गया, C A के साथ रिप्लेस हो गया, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2NaCl। दूसरा एग्जाम्पल है NaOH प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 प्लस H2O। अगला है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे C प्लस O2 CO2 2Cu प्लस O2 2CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन।
वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वहाँ हमने ऑक्सीकरण में देखा था ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के हटने से जो प्रक्रिया होता है उसे अपकरण कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीकरण अपकरण भी देखा। अगला है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ का अपघटन हो जाता है। जैसे 2NaCl टेंस टू 2Na प्लस Cl2। यहाँ पे NaCl जो है अभिक्रिया करने के बाद दो यौगिकों में विभक्त हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में। इस अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया को डिफाइन किए, जिसमें कि कोई भी पदार्थ गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। अगला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। किसी यौगिक को ऊष्मा अथवा ताप देने पर वहाँ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2। यहाँ पे CaCO3 ऊष्मा या ताप देने के बाद दो तत्वों में खंडित हो जाता है, अणु CaO और CO2 में विघटित हो जाता है। अगला है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिनमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपघटन की क्रिया होती है। यानी कि जब हीट प्रेजेंट होता है तो अपघटन की अभिक्रिया होती है। जैसे 2HBr टेंस टू प्रेजेंट ऑफ हीट H2 प्लस Br2। यहाँ पे विखंडित हो जाता है लाइट और हीट के कारण। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब प्राकृतिक गैस का दहन हवा में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। CH4 प्लस 2O2 टेंस टू CO2 प्लस 2H2O। ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इससे विघटन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। ये हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है, समझाइए। तो देखिए श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। आप लोग सभी सांस लेते हैं, पता है, इसलिए इसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊष्मा निकलती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 टेंस टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसलिए हम कह सकते हैं श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब किसी अभिक्रिया का कोई उत्पाद जल में अघुलनशील होता है तो अभिक्रिया को अवक्षेप कहते हैं। यानी कि जल में अघुलनशील होने पे उसे हम अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए जब बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है।
इसका समीकरण है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 टेंस टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोहे के सामान पर पेंट क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, जंग के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। पेंट की परत लोहे और वायुमंडल में मौजूद नमी के बीच होने वाली अभिक्रिया को रोकता है। इस तरह से लोहे में जंग की रोकथाम होती है। इसलिए लोहे के सामान पर पेंट चढ़ाया जाता है कि ताकि लोहे के सामान की आयु बढ़ाई जा सके और उस पर जंग से नुकसान ना हो। जंग से बचाने के लिए भी हम लोग लोहे के सामान पर पेंट चढ़ाते हैं और हम लोहे के सामान को पेंट करके जंग से बचा सकते हैं। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाई जाती है। तो देखिए, आप लोग चिप्स खाए होंगे, उसमें भी नाइट्रोजन गैस होती है। जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है तो इससे उस खाद्य पदार्थ के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाने में मदद मिलती है। इससे तैलीय खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसे रोका जा सकता है, जिससे तैलीय खाद्य पदार्थ को रेंसिडिटी के कारण खराब होने से बचाया जा सकता है। और रेंसिडिटी से तैलीय पदार्थ जो होते हैं, वो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, वो खराब हो जाते हैं। और वही खराब होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब लोहे की छीलन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। देखिए, लोहे की छीलन पे जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, याद रखिएगा, जब लोहे की छीलन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को हवा में दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो देखिएगा, मैग्नीशियम की प्रवृत्ति है कि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस परत को साफ करना जरूरी होता है। इसीलिए मैग्नीशियम का दहन सही तरीके से हो सके, ताकि मैग्नीशियम सही से जल सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के फीते को हवा में दहन करने से पहले साफ करते हैं। अगला है संक्षारण कोरिजन। धातु की प्रवृत्ति होती है कि वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और कुछ अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए लोहा वायुमंडल में मौजूद नमी से अभिक्रिया करता है, जिससे उसके ऊपर एक भूरी परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे के जंग में बदलने के कारण लोहे के सामान में धीरे धीरे लोहा समाप्त होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे का सामान समय के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। यही कारण है लोहे का गेट, फर्नीचर, बिजली के खंभे, पुल आदि कुछ समय के बाद कमज़ोर और बेकार हो जाते हैं। इस तरह से संक्षारण कोरिजन के कारण भारी क्षति हमें सहनी पड़ती है, भारी क्षति होती है। आगे देखेंगे विकृति गंधिता, रेंसिडिटी। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद तथा गंध खराब हो जाता है तथा वह खाने योग्य नहीं रह पाता है। चूँकि तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों के अपचयन से उसका गंध तथा स्वाद खराब हो जाता है, अतः इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता को रोकने के लिए तेल तथा वसा से युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसे कम अभिक्रियाशील गैसों से प्रभावित किया जाता है, जैसे कि चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें तथा प्रत्येक के लिए अभिक्रिया के प्रकार बताएं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड टेंड्स टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर होगा 2KBr प्लस BaI2
टेंस टू 2KI प्लस BaBr2 द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। अगला है जिंक कार्बोनेट टेंस टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा समीकरण होगा ZnCO3 टेंस टू ZnO प्लस CO2। ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है, दो एलिमेंट्स को मिला करके एक एलिमेंट बनता है। और लास्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंस टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg होगा प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंस टू MgCl2 प्लस H2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। Thanks for watching this video. Like and subscribe my channel SLC Academy for more updates and share to others for a good platform of education. Thanks.